मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को स्पर्म्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को ओवम कहा जाता है। स्पर्म को मेल गैमीट और ओवम को फीमेल गैमीट भी कहा जाता है। स्पर्म और ओवम के बनने के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। इस डायग्राम में स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर भी देख लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मेल्स के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टेस्टिस कहा जाता है। एक मेल पर्सन की एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच जैसा सैक्रोटम होता है जिसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। इस डायग्राम में देख लो, एक टेस्टिस के अंदर तकरीबन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 कॉइल जैसे सेमीनेफ्रियस टेब्यूल्स होते हैं। एक सेमीनेफ्रियस टेब्यूल के अंदर की सेल लाइनिंग 2 किस्म की होती है। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सिरटोली सेल्स। ये सेमीनेफ्रियस टेब्यूल्स आगे कनेक्ट होते हैं डक्ट्स के साथ। पहले आता है डक्ट रिटिटेस्टिस। डायग्राम में कर्सर के साथ साथ देख लो, ये रिटिटेस्टिस आगे कनेक्ट होता है वासा इफ्रेंशिया डक्ट के साथ। फिर वो आगे कनेक्ट होता है एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस डक्ट्स के साथ। इस डायग्राम में देख लो, हमारे हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन से निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस चलती है। मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से टेस्टिस के अंदर सेमीनेफ्रियस टेब्यूल्स के बाहर वाले रीजन्स में जो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स होती है, वो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स सिंथेसाइज और सिक्रीट करती है कुछ टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिनको एंड्रोजेन्स कहा जाता है। एक मेजर एंड्रोजन इन इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अहम रोल अदा करता है मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करने में। ये एंड्रोजन हार्मोन्स मेल और फीमेल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को कंट्रोल करते हैं। इनमें आता है टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन वगैरह। इन हार्मोन्स की एक्सेस की वजह से किडनी डिजीज, प्रोस्टेट कैंसर, एलोपेशिया और मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनकी कमी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज वगैरह हो सकती है। अब मेल्स में स्पर्म्स बनने का प्रोसेस देख लो। एक टेस्टिस के अंदर जो सेमीनेफ्रियस टेब्यूल्स होते हैं, इन सेमीनेफ्रियस टेब्यूल्स के अंदर की सेल लाइनिंग 2 किस्म की होती है। एक होते हैं सिरटोली सेल्स और दूसरे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। कर्सर के साथ देख लो, ये सिरटोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को, और स्पर्मेटो सेल्स का माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड रहते हुए सेल डिवीजन हो जाता है। इन स्पर्मेटो सेल्स का माइटोटिक डिवीजन होने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनती है। इसके बाद हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल का मियोसिस 1 होता है और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। मियोसिस का मतलब वो सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड यानी 23 हो जाता है। फिर हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल का मियोसिस 2 होता है और 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो आगे स्पर्म्स में डेवलप होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इस डायग्राम से भी स्पर्म बनने का प्रोसेस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस रिवाइज करते हैं। कर्सर के साथ देख लो, एक टेस्टिस के अंदर सेमीनेफ्रियस टेब्यूल्स होते हैं। एक सेमीनेफ्रियस टेब्यूल के अंदर की सेल लाइनिंग 2 किस्म की होती है। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, दूसरे सिरटोली सेल्स। ये सिरटोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को। फिर हर एक स्पर्मेटोगोनिया सेल का माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल का पहला मियोटिक डिवीजन होता है और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल का दूसरा मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्मेटिड्स बनते हैं।
फिर ये स्पर्मेटिड्स डेवलप होते हैं स्पर्म्स में। अब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स देख लो। इन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का काम स्पर्म्स को टेम्पररीली स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना होता है। पहले टेस्टिस से जुड़ा होता है वासा इफ्रेंशिया डक्ट, जो आगे कनेक्ट होता है एपिडिडाइमिस के साथ। कर्सर के साथ साथ देख लो। फिर एपिडिडाइमिस कनेक्ट होता है वास डिफरेंस डक्ट के साथ, और वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाता है, और वहीं पे वास डिफरेंस डक्ट के साथ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स का डक्ट कनेक्ट हो जाता है, जो सीमन के लिए एक फ्लूइड लेके आता है। फिर वास डिफरेंस डक्ट आगे कनेक्ट होता है यूरिथ्रा के साथ। ये यूरिथ्रा स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और पीनस के थ्रू होते हुए एक्सटर्नल ओपनिंग तक पहुंच जाता है। इस ओपनिंग को यूरिथ्रल मीटस कहा जाता है। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स देख लो। ये मेल्स के अंदर ग्लैंड्स का एक ग्रुप होता है, जो ग्लैंड्स इंटरकोर्स के टाइम पे हमारे यूरिथ्रा में कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिन फ्लूइड से स्पर्म नॉरिश और एक्टिवेट हो जाता है और फीमेल ट्रैक्ट में चला जाता है। इन मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आता है एक पियोड सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पियोड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड सेमेन का एक फ्लूइड कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पीनस के लिए लुब्रिकेशन करता है। इन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस में सेमिनल प्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें फ्रैक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। जैसे टेस्टिस मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, इसी तरह से फीमेल्स के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरीज है। ये ओवरीज लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होती है और कनेक्ट होती है पेल्विस वॉल और यूट्रियस के साथ लिगामेंट्स की मदद से। डायग्राम में देख लो। ये ओवरीज फीमेल गैमीट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करती है। साथ ही ओवरीज कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, जिनको ओवरियन हार्मोन्स कहा जाता है। इन ओवरीज के अंदर फीमेल गैमीट ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। इस डायग्राम में कर्सर के साथ साथ ये oogenesis प्रोसेस देख लो। सबसे पहले ओवरी के अंदर एक डिप्लॉयड जर्मिनल सेल का माइटोटिक डिवीजन होता है और प्राइमरी oocytes बनते हैं। फिर एक प्राइमरी oocyte सेल का मियोसिस 1 होता है, जिसे एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बन जाता है। फिर इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 होता है और एक हैप्लॉइड ओवम बनने के साथ साथ एक सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बन जाता है। और पहले जो पोलर बॉडी बना होता है मियोसिस 1 के दौरान, उस पोलर बॉडी का भी मियोसिस 2 होता है और 2 पोलर बॉडीज बनती है। ये पोलर बॉडीज छोटे सेल होते हैं और oogenesis प्रोसेस में मियोटिक डिवीजन के टाइम पे ही बनते हैं। साथ ही एक बात अच्छी तरह याद रख लो, जब एक ओवम बनने का प्रोसेस कंप्लीट होता है और एक ओवम रिलीज होता है फॉलिकल से, फिर ये एम्प्टी फॉलिकल चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर ओवरी के अंदर टेम्पररी ग्लैंड का काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम को अच्छी तरह याद रख लो, ये हमें आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना है। अब फीमेल एसेसरी डक्ट्स देख लो। ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स ओवम या एग को ओवरीज से यूट्रियस तक ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ फर्टिलाइजेशन के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करती है। इनमें आता है ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स। ये ओविडक्ट्स यूट्रियस और ओवरीज को कनेक्ट करते हैं। ओविडक्ट का जो फनल शेप्ड पार्ट ओवरी के करीब होता है, इसको इनफेंडिबुलम कहा जाता है। इस इनफेंडिबुलम पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उनको फिम्बरी कहा जाता है। ये फिम्बरी ओवरी से रिलीज होने वाले ओवम या एग को कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब का दूसरा पार्ट है एम्प्यूला और तीसरा पार्ट है इस्थमस। ये इस्थमस डायरेक्ट कनेक्ट होता है वूम्ब या यूट्रियस के साथ। दूसरा फीमेल एसेसरी डक्ट है यूट्रियस। इसको वूम्ब भी कहा जाता है। ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है फीमेल पेल्विस में। इस यूट्रियस को सपोर्ट मिलता है लिगामेंट से
और ये कनेक्ट रहता है पेल्विस वॉल के साथ। ये यूट्रियस ओपन रहता है सर्विकस से वेजिना की तरफ। इस डायग्राम में देख लो। सर्विकस की कैविटी को सर्विकल कैनाल कहा जाता है। इस यूट्रियस का वॉल 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। पहला लेयर है पेरीमेट्रियम, दूसरा लेयर है मायोमेट्रियम। इस मायोमेट्रियम लेयर में स्ट्रांग कंट्रैक्शंस आ जाते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे। तीसरा लेयर है एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम लेयर में साइक्लिकल चेंजेस आ जाते हैं मिनिस्ट्रल साइकिल के दौरान। ये मिनिस्ट्रल साइकिल हमें आगे पढ़ना है। इस यूट्रियस के आगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आता है मून्स, पिब्स, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस। तीसरा फीमेल एसेसरी डक्ट है वेजिनल कैनाल, जहां से बेबी का बर्थ होता है। साथ ही याद रख लो, सर्विकल कैनाल और वेजिनल कैनाल को एक साथ बर्थ कैनाल कहा जाता है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख लो। जब एक मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और मेल गैमीट स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू यूट्रियस में पहुंच जाता है, फिर यूट्रियस से आगे स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ मिलके डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में फिर से अच्छी तरह सुन लो। ये मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम हैप्लॉयड होते हैं, यानी इनका क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। फिर जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होने पर डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन जाता है, यानी ज़ाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 46 हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने पर ओवम की ज़ोना पेलिस्यूडा लेयर ज़ाइगोट के आसपास एक मोटी लेयर बनाती है ताकि कोई और स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो पाए। फिर ज़ाइगोट का आगे सेल डिवीजन हो जाता है। पहले 2 सेलड मास, फिर 4 सेलड मास, फिर 8 सेलड मास। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद के सेल डिवीजन को क्लीवेज कहा जाता है। फिर आगे ये चेंज होता है मोरूला में, फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है यूट्रियस के वॉल के साथ और क्रोनिक विलय डेवलप होता है। ये क्रोनिक विलय माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती है जो यूट्रियस की लाइनिंग के अंदर एक्सटेंड हो जाती है। मदर की यूट्रियस और एम्ब्रियो के बीच में एक टिश्यू लेयर डेवलप होती है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को बर्थ होने तक। बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फीटस और प्लेसेंटा को मेंटेन रखते हैं यूट्रियस के अंदर। गेस्टेशन पीरियड 38 वीक्स या 9 मंथ्स का होता है। ये 38 वीक्स का टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मदर की यूट्रियस में स्ट्रांग कंट्रैक्शंस आते हैं, जिससे सर्विकल कैनाल का डायलेशन हो जाता है और बेबी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। इस बेबी के साथ अम्बोलिकल कॉर्ड, कुछ ब्लड वेसल्स और प्लेसेंटा भी बाहर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से मदर के हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। बाकी इस डायग्राम में देख लो, ये डिफरेंट पोजीशंस है एक बेबी की, यानी पहले पोजीशन क्या होती है और फिर लेटर स्टेज पर बेबी की पोजीशन क्या हो जाती है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखते हैं। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्रीमेट्स में होता है। पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबरिटी पे स्टार्ट होता है, जिसको मेनार्की कहा जाता है। ये प्यूबरिटी फीमेल्स में 8 और 13 साल की उम्र के बीच में स्टार्ट होती है। ह्यूमन फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन 28 या 29 दिनों के एवरेज टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। कुछ केसेस में 30 या 32 दिनों के बाद भी मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है। ये मेंस्ट्रुएशन कुछ प्रोसेसेस या इवेंट्स का एक साइकिल होता है। ये एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। इस मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रियस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है और 3 से 5 दिनों तक फ्लूइड बॉडी से बाहर आ जाता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात याद रख लो, ओवरीज से रिलीज होने वाले फीमेल गैमीट ओवम या एग को अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म मिला
तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो यूट्रियस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, यानी प्रेगनेंसी मेंटेन होने से फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं आएगा और प्रेगनेंसी के दौरान मिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब मिनिस्ट्रेशन का न होना प्रेगनेंसी की अलामत है। या मिनिस्ट्रेशन न होने के कुछ और काजेज भी होते हैं, जैसे पुअर हेल्थ, स्ट्रेस वगैरह। मिनिस्ट्रल साइकिल का दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज। इस फेज के दौरान ओवरीज के अंदर फीमेल गैमीट ओवम या एग बनना शुरू हो जाता है, यानी ओवरीज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो होने लगते हैं फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स में। बाकी इस डायग्राम में पिट्यूटरी हार्मोन्स और यूट्रियन हार्मोन्स के लेवल्स भी देख लो इस फॉलिकुलर फेज के दौरान। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का तीसरा फेज आता है जिसको ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है। ये तकरीबन मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसी टाइम पर ओवरीज के अंदर मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल टूट जाता है और ओवम रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीज होने के बाद ओवरीज के अंदर एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल बचता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के चौथे फेज के दौरान, जिसको ल्यूटल फेज कहा जाता है, इस टाइम पे ओवरीज के अंदर का एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। ये कार्पस ल्यूटियम काम करता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से यूट्रियस की एंडोमेट्रियल सेल लाइनिंग मेंटेन रह पाती है ताकि फर्टिलाइजेशन होने पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके यूट्रियस के अंदर। ये कार्पस ल्यूटियम 12 से 14 दिनों तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है और यूट्रियस की एंडोमेट्रियल सेल लाइनिंग इस टाइम के दौरान मेंटेन रहती है। अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा यूट्रियस के अंदर और प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। ये 12 से 14 दिन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता, जिस वजह से यूट्रियस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी गिर जाती है और अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, यानी फ्लूइड बॉडी से बाहर आ जाता है। ह्यूमन फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तकरीबन 50 साल की उम्र तक चलते हैं। फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होते हैं, इसको मेनोपॉज कहा जाता है, यानी इसके बाद ओवरीज से ओवम रिलीज नहीं होते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब एक और बात भी याद रख लो, प्रेगनेंसी के दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते क्योंकि इस दौरान यूट्रियस की एंडोमेट्रियल सेल लाइनिंग फीटल ग्रोथ और हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं गिर सकती। कुछ और चीज़ें याद रख लो, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो यूट्रियस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो यूट्रियस के अंदर एक ऑर्गन डेवलप होने लगता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। ये प्लेसेंटा अम्बोलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट होता है। इस डायग्राम में देख लो प्लेसेंटा कैसे कनेक्ट होता है। ये प्लेसेंटा अम्बोलिकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ये प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन भी ओवरीज से रिलीज होता है। एक और बात भी सुन लो, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन हार्मोन्स खाली प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान मदर के ब्लड में कुछ और हार्मोन्स की लेवल्स भी बढ़ जाती है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन वगैरह। इन हार्मोन्स के बढ़ने से फीटल ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है और प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाती है। बाकी कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी आ जाती है मदर में। जैसे ही एक एम्ब्रियो यूट्रियस में इम्प्लांट हो जाता है, सेल मास 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। अंदर वाली सेल लेयर को एंडोडर्म और बाहर वाली सेल लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है। फिर इन दो सेल लेयर्स के बीच में एक और सेल लेयर बनती है जिसको मीजोडर्म कहा जाता है। इन 3 सेल लेयर्स से एक एम्ब्रियो में टिश्यू और ऑर्गन्स बनते हैं। साथ ही एक बात याद रख लो, अंदर वाले सेल मास में कुछ सेल्स होती है जिनको सिटम सेल्स कहा जाता है।
इन सिटम सेल्स की पोटेंसी होती है सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज बनाने की। इस डायग्राम में देख लो, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म सेल लेयर्स कौन कौन से टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं। कुछ और चीज़ें भी याद रख लो। ह्यूमन फीमेल्स में प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ्स का होता है, जिसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। गेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से यूट्रियस में स्ट्रांग कंट्रैक्शंस आ जाते हैं और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। इस डिलीवरी के प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स आते हैं प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस से, जिस वजह से एवरेज लेवल के कंट्रैक्शंस आने लगते हैं मदर की यूट्रियस में, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो स्ट्रांग कंट्रैक्शंस लाता है यूट्रियस में और बच्चे की डिलीवरी हो पाती है। डिलीवरी के बाद मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है। पहले कुछ दिनों तक इस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज और बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लो। प्रोटेंडरस ऑर्गेनिजम्स उन बाइसेक्चुअल ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें मेल गैमीट स्पर्म एग से पहले मैच्योर हो जाता है। अंडे देने वाले जानवरों को ओविपेरस और बच्चे देने वालों को विविपेरस कहा जाता है। मेल्स में बच्चे रोकने वाले ऑपरेशन को वेजिक्टोमी और फीमेल्स के ऑपरेशन को ट्यूबिक्टोमी कहा जाता है। इस डायग्राम में वेजिक्टोमी देख लो। मेल्स की इजैकुलेशन में एक टाइम पर 4 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है, जिसमें 20 से 60 करोड़ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जो प्रेग्नेंट मदर करा सकती है अनबॉर्न बेबी के जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन चेक करने के लिए। इस टेस्ट के सैंपल के लिए क्रोमोसोम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि फ्लूइड्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, रेस्पिरेशन और कुछ और इन्फेक्शंस चेक किए जाते हैं। थैंक यू।